हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का जो सूत्र है उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है और वो जब बाहर निकलती है तो उस स्थिति में ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है जिसे विचलन कोण कहते हैं, वह विचलन कोण आपतन कोण पर कैसे निर्भर करता है, उसके बीच संबंध, मतलब उसके बीच संबंध जो संबंध है उसको देखे हुए हैं और उन दोनों के बीच हम ग्राफ खींचे हुए हैं और बहुत कुछ चीज़ें जैसे अल्पतन विचलन कोण क्या होता है और अल्पतन विचलन कोण की स्थिति में क्या हमको कुछ प्रतिबंध मिलते हैं, वो सब चीज़ें देखे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोग को प्रिज्म के पदार्थ का, मतलब इस प्रिज्म का अपवर्तनांक हम लोग को निकालना है। इसके अपवर्तनांक के लिए सूत्र का डेरिवेशन करना है। ठीक है, देखिए हमने हेडिंग में लिखा है प्रिज्म के पदार्थ, मतलब प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन। ठीक है, तो एकदम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको इसके अपवर्तनांक को निकालने के लिए, ठीक है, आपको दो चीजें जानना पड़ेगा। पहली बात ये कि ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश की किरण अपवर्तित कैसे होती है, पूरा अपवर्तन, और आपको अल्पतन विचलन कोण की स्थिति में क्या प्रतिबंध मिलते हैं ये आपको जानना चाहिए। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इसके पहले हमारे प्रिज्म पर 2 लेक्चर्स हैं। ठीक है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देख लें। मैंने उसमें बताने का प्रयास किया है, कुछ अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको जो भी कंफ्यूजन होंगे, ठीक है, जो चीज़ें हमको इसमें जानना है वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चलते हैं पहले इसके डेरिवेशंस पर। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक ABC एक मैंने ये प्रिज्म बना लिया है। अब ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म से प्रकाश की किरण को अपवर्तित कराएंगे। तो मैंने क्या किया कि ये प्रिज्म और प्रिज्म का ये जो पृष्ठ है, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, उससे पहले आप जानते होंगे कि ये 2 अपवर्तक पृष्ठ है। ये 2 अपवर्तक पृष्ठ से घिरा हुआ कांच का समांगी माध्यम में क्या कहलाता है, ठीक है, या ये प्रिज्म कहलाता है, समतल अपवर्तक पृष्ठों से। और ये जो जिस कोण पर ये जो दोनों अपवर्तक पृष्ठें झुकी होती हैं उसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। तो ये जो कोण है ये इस प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म कोण है, अपवर्तक कोण है। ठीक, अब इस प्रिज्म के इस अपवर्तक पृष्ठ पर मैं कोई प्रकाश की किरण को आपतित कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे। ठीक है, ठीक, ये मैंने प्रकाश की किरण को आपतित किया ऐसे। ठीक है, ऐसे ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं सीधा कर लेता हूं, 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए ये ऐसे ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ये जा रही है। ठीक, तो ये ऐसे ये प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, ये आपतित किरण हो गई। अब ये अपवर्तक पृष्ठ के इस बिंदु पर, ठीक है, मिल रही है। इस बिंदु का मैं नाम दे ले रहा हूं, जैसे इसका मैं P नाम दे दूं और इसका मैं नाम दे दूं ये Q है। ठीक है, अब इस आपतन बिंदु पर, ठीक है, जब प्रकाश की किरण पड़ी है तो वह अपवर्तित होगी। इधर वायु है, ये क्या है भाई, ये वायु है, और ये क्या है, कांच है, मतलब ये प्रिज्म है, मतलब कांच है। तो वायु से कांच में, विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाती है तो वह क्या हो जाती है भाई, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो भाई हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा, फिर अपवर्तन होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ पर आपतन बिंदु से और इस अपवर्तक तल के लंबवत हम क्या खींच ले रहे हैं, ये देखिए, ये रहा अभिलंब। ठीक है, ये इस अभिलंब का नाम दे लेते हैं, आगे हमको काम पड़ेगा। इसका N1 और N1 डैश लिख ले रहे हैं, N1 डैश। ठीक है, N1 डैश, ये पहला वाला अभिलंब है। अच्छा, खैर प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, इसको ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इस अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी और वो ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे देखिए, समझ रहे होंगे आप, ये ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी। देखिए ऐसे चले जाना चाहिए, सीधे उसको ऐसे चले जाना है। कैसे चले जाना चाहिए, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये उसको ऐसे चले जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ऐसे न जा करके, ठीक है, वो कैसे, ये अभिलंब की ओर, इसमें अभिलंब की ओर झुक गई है। ठीक है, झुक गई, अब आप समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद से अगर मैं, ठीक है, अब देखिए ये प्रकाश की किरण जब ये यहाँ पर जा रही है, ठीक,
तो जाने के बाद इस अब दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर जब वो पड़ गई है तो फिर से क्या होगा, उसका एक बार और अपवर्तन होगा, और जब अपवर्तन होगा तो वह अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि कांच से ये वायु में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो यहाँ पर हमको अभिलंब पहले खींचना पड़ेगा। तो चलिए अभिलंब हम खींच लेते हैं। देखिए ये रहा अभिलंब, ठीक है, ये है अभिलंब। इस अभिलंब का चलिए मैं नाम दे लेता हूं, ठीक है, N2 और N2 डैश, इसको मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है, N2 डैश, ठीक। तो अब देखिए यहां पर पढ़ने के बाद इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए, नहीं ऐसे सीधे उसको चले जाना चाहिए, लेकिन वो अभिलंब से दूर हटेगी, है कि नहीं, अपवर्तन होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब उससे और दूर हट जाएगी और वो ऐसे जाएगी। देखिए ये ऐसे जाएगी, ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। तो अब देखिए ये जो किरण, इसका नाम मैं दे लेता हूँ, ये जो ए देखिए पी क्यू, और ये जो है यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ ये आर, ठीक है, ये आर, और यहाँ पर ये मैं लिख लेता हूँ यस, ठीक है। तो ये जो किरण पी क्यू है, पी क्यू क्या है, आपतित किरण, ये क्यू आर क्या है, अपवर्तित किरण, और आर एस क्या है भाई, ये निर्गत किरण है, ठीक। ये आप चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो आपतित किरण है पहले वाले अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, आपतन कोण I1 इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये अपवर्तित किरण पहले वाले अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको प्रथम अपवर्तन कोण R1 कहते हैं, ठीक। अब ये जो है देखिए, ठीक, अब ये जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण ये दूसरे वाले अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, निर्गमन कोण I2 कहते हैं, ठीक है, I2। और ये जो अपवर्तित किरण है दूसरे वाले अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ये उसे क्या कहते हैं, द्वितीय अपवर्तन कोण R2 कहते हैं। आप ये चीजें समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए अब बात होती है कि यहाँ पर ये जो विचलन कोण है, विचलन कोण क्या होता है भाई, ये आपतित किरण, मैं आपको बताया हुआ हूं कि भाई ये जो किरण आपतित की गई है इस प्रिज्म पर, ठीक है, इस प्रिज्म पर जो प्रकाश की किरण आपतित कर गई है उस किरण को यह जो प्रिज्म कितने कोण पर विचलित कर दिया, कितने कोण पर उसको मुड़ा दिया, है कि नहीं, वही क्या होता है, विचलन कोण होता है। तो ये आपतित किरण और मुड़ाया कितना, यहाँ पर मुड़ा है, यहाँ पर मुड़ाया इतना, ठीक है, मतलब ये निर्गत किरण, ठीक है, आप मतलब ये कितने कोण पर मुड़ा उसको जानने के लिए ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण के बीच का जो कोण है अगर वो आप निकाल लेते हैं तो वही क्या हो जाएगा, विचलन कोण, उतने ही कोण पर क्या होगा, विचलित कराया होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है, ये वाला कोण जो आपको दिख रहा है यही क्या होता है, विचलन कोण होता है, और उसको मैं नाम लिख दे रहा हूं डेल से। आप जानते भी हैं कि विचलन कोण को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल डेल्टा से, ठीक है। तो ये विचलन कोण है, समझ गए इतना, ठीक। अब देखिए इसके बाद से अब हमको क्या करना है, अब इतना अगर आप समझ जाते हैं, देखिए ये नॉर्मल स्थिति है, ये अल्पतम विचलन कोण नहीं है, ये अल्पतम विचलन कोण की स्थिति दूसरी मिलेगी, उसका हम अब उपयोग करेंगे, ये सामान्य स्थिति है, समझ रहे हैं। अब देखिए एकदम आसान तरीके से अब आप उसका डेरिवेशन कर देंगे, चलिए देखते हैं, ठीक, एकदम आसान तरीके से। तो इसके लिए आपको करना ये है, फिलहाल कुछ नहीं, बस एकदम जो दिया है उसको लिखिए और भी देखिए बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। लेकिन उससे पहले अगर फिगर में थोड़ा सा मैं आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहूँ, जैसे कुछ और भी बताना चाहूँ, जैसे मैं आपसे पूछूँ कुछ, मैं नामनेट कर देता हूँ। जैसे ये जो बिंदु है, देखिए ये बिंदु, ठीक है, ये आपतित वाला और ये निर्गत वाला एक दूसरे को जहाँ पर ये काट रहे हैं, इसका मैं नाम दे लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं ई नाम दे लेता हूं, और इस बिंदु को देखिए ये जो दोनों अभिलंब एक दूसरे को जहां पर काटे हुए हैं उसको मैं यफ नाम दे लेता हूं, ठीक है, ये ई और ये क्या है, यफ है, समझ में आया। इस बिंदु का भी हमको कभी नाम मिलेगा, ठीक है, तो ये इसको मैं टी नाम दे दे रहा हूँ, क्या नाम दे दे रहा हूँ भाई, ये बिंदु टी है, ठीक। तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और मैं आपसे यदि पूछ लूँ यहाँ पर कि भाई ये जो कोण है, देखिए, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, ये बिंदु ई क्यू आर, मतलब ये छोटा वाला कोण, ये छोटा वाला कोण, छोटा वाला कोण का क्या मतलब कि ये आपतित किरण का विचलन, यहाँ पर कितना, यहाँ पर अपवर्तन के बाद कितना विचलन हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा I1 है, ठीक है, और ये इतना कितना है, ये R1 है, तो ये कितना होगा, आप जानते हैं कि ये और ये शीर्षा विमुख कोण है, ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये शीर्षा विमुख कोण I1 का ये शीर्षा विमुख कोण है, मतलब ये I1 तो ये पूरा का पूरा I1, उसमें से ये R1 निकाल देंगे तो ये छोटा वाला कितना मिलेगा, I1 माइनस R1।
आप चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट कि यह जो है I1 माइनस R1 मिलेगा, ठीक है। ये कोण है I1 माइनस R1, याद रखना है, ठीक है। यह कोण कितना है I1 माइनस R1, ये छोटा वाला कोण, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो छोटा वाला कोण है वो कितना है, ठीक है, मतलब कोण ER, ठीक है, Q, ERQ, ये जो छोटा वाला कोण है, मतलब ये इसको कहिए कि ये जो निर्गत किरण है ये इससे कितना विचलन में है, ठीक है, उसका विचलन कोण, ठीक है। तो वही है एकदम पूरा, ये I2 है और ये टोटल ये छोटा वाला कितना है जी R2 है, ये I2, तो ये टोटल I2 हो जाएगा, ये वाला टोटल, ठीक है। उसमें से R2 निकाल देंगे तो यही विचलन वाला मिलेगा, है कि नहीं भाई। कितना विचलित हुआ समझ में, बस ये एक वाली किरण, ये निर्गत वाली कितनी विचलित हुई, मतलब ये छोटा वाला कोण कितना होगा आपका, ये I2 माइनस R2 मिलेगा। आप ये चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। स्पष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, I2 माइनस R2, ठीक है, ये वाला समझ रहे हैं। तो ये वाला कोण कितना है I1 माइनस R1, ये वाला छोटा वाला कोण कितना है I2 माइनस R2, समझ रहे हैं आप, ठीक। इसके बाद से कुछ नहीं, अब देखिए एकदम, अब आंसर एकदम आने ही वाला, एकदम देखिए आंसर अभी आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले ये फिगर आपको समझ में आ गया है, तो फिर आप जो इसमें कुछ दिया है नहीं दिया है उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, है कि नहीं भाई, ठीक। आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक। तो देखिए अगर मैं सिंपली आपसे पूछ लूँ, ठीक है, ठीक, कि ये कोण क्या है भाई, ये क्या है, ये तो प्रिज्म कोण है कि नहीं भाई, इसका अपवर्तक कोण है कि नहीं है, ये क्या है भाई, ये विचलन कोण है, समझ रहे हैं, ये तो चीज़ें आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। अब इसका अपवर्तनांक हमको लिखना है, ठीक। देखिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। इसका अपवर्तनांक के लिए देखिए हम जानते हैं, जैसे कि अगर ये प्रकाश की किरण की मैं कहूँ कि ये जो प्रकाश की किरण है इसमें अपवर्तित हुई, तो ये वायु से प्रकाश की किरण इसमें अपवर्तित हो रही है, और यहाँ पर अगर हम स्नेल का नियम लगाएं, ठीक है, तो स्नेल का नियम बराबर क्या होता है भाई, अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, मतलब जिसमें से जा रही है उसके सापेक्ष जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, वायु से इसमें जा रही है तो वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष इस प्रिज्म का, वायु के सापेक्ष प्रिज्म मतलब ये कांच कह लीजिए या प्रिज्म कह लीजिए, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है, वही निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। क्या होता है भाई, ठीक है, स्नेल के नियम से, ठीक है, साइन आई, ठीक है, अपान कितना होता है, ये साइन आर होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक हमको निकालने के लिए हमको I चाहिए और क्या चाहिए भाई, R चाहिए, याद रखना है, हमको I चाहिए और R चाहिए। I का क्या मतलब आपतन कोण और R का मतलब कि अपवर्तन कोण, मतलब I1 चाहिए R2 चाहिए, या ऐसे कह लीजिए कि I2 चाहिए ये R2 चाहिए, सॉरी I1 और R2 चाहिए, या कह लीजिए कि I2 या R2 चाहिए, ये दोनों में से, ठीक है, ये दोनों या ये दोनों अगर हमको मिल जाते हैं, बढ़िया से एकदम मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। तो सिंपली देखिए हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमको पता ये चलेगा, वैसे भी मैं आपको बताया हूँ अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में हम आराम से निकाल सकते हैं, और अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये I1 I2 बराबर होते हैं एक दूसरे के, और R1 R2 क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो वही कोई भी मिल जाएगा तो हम I और R का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। मतलब हमको कुछ करके इस फिगर में कुछ करके I और R का मान निकालना है, और I और R का मान निकल जाएगा तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। बस वही I और R का मान स्नेल के नियम में रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल ये कंसेप्ट है, उसी के लिए जो भी कुछ करना है हमको सो करना है, ठीक है। तो चलिए कर कुछ नहीं, एकदम अगर मैं तुरंत फिगर की बात करूं एकदम, देखिए तो अगर मैं कहूं, ठीक है, इन द फिगर में, ठीक है, इन द फिगर एकदम सिंपल, ठीक है, इन द फिगर में आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज EQR, ठीक है, त्रिभुज EQR में, त्रिभुज EQR में, ये भाई EQR में आपको क्या मिल रहा है, इस प्रकार से त्रिभुज है, देखिए इस प्रकार से है वो त्रिभुज, ठीक है, इस प्रकार से है वो त्रिभुज ऐसे, ठीक है। ये कितना है I1 माइनस R1 है, और ये कितना है भाई, ये वाला कोण
I2 माइनस R2 है, समझ रहे हैं। और ये जो कोण है, ये वाला कोण, यही डेल है, मतलब कि ये विचलन कोण है। तो आप समझ रहे हैं कि इस त्रिभुज में देखिए ये E है, ये Q है और ये R है, EQR, ठीक है। ये वाला कोण I1 माइनस R1, ये कोण I2 माइनस R2 और ये क्या है, विचलन कोण है। आप देखें इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में कि देखिए ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये और ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है ये बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, ये बहिष्कोण है। और किसी भी त्रिभुज के एक साइड, एक भुजा को अगर आगे बढ़ाते हैं तो जो बहिष्कोण मिलता है वह बहिष्कोण सामने के जो दोनों कोण होते हैं उनके योग के ये बराबर होता है। मतलब ये क्या विचलन कोण है, विचलन कोण यह किसके, इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इतना, ये अल्फा बराबर, ये डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना हो जाएगा कि नहीं। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इन द फिगर त्रिभुज EQR में, ठीक है, ये डेल बराबर कितना में लिख लूं बताइए, ये I1 माइनस R1, ठीक है, प्लस कितना भाई, ये I2 माइनस R2। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये जो डेल है यह इसके और इसके क्या है, बराबर है, योग के, ठीक है। तो योग मैंने बराबर कर लिया और इसको समीकरण नंबर 1 मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद से समीकरण नंबर 1 बना लेने के बाद अब थोड़ा सा देखिए, अब ये एक और त्रिभुज थोड़ा सा देखिए, एकदम अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए त्रिभुज, इसको देखिए, कौन सा त्रिभुज देखेंगे, चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए त्रिभुज देखेंगे कि चतुर्भुज, चलिए चतुर्भुज पहले देखिए, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए या त्रिभुज ही देखिए, कोई भी कैसे भी आप कर सकते हैं, किसी को पहले भी। अगर मैं त्रिभुज की मैं बात करूं, एक और त्रिभुज की, तो देखिए त्रिभुज, ये देखिए ये QFR, थोड़ा सा इसको देख रहे हैं, त्रिभुज QFR को। अच्छा, इससे पहले अगर मैं चतुर्भुज की मैं बात करूं तो इधर देखिए चतुर्भुज, ठीक है, देखिए यहाँ पर QFRA, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये सॉरी चतुर्भुज, देखिए बड़ा वाला चतुर्भुज, देखिए ये चतुर्भुज इस प्रकार से है, ठीक, ऐसे है भाई चतुर्भुज, ठीक, ये ऐसे है, ठीक, ऐसे है, देखिए। तो ये जो कोण है यह कोण A है, ठीक है, ये कोण A है, ये A है, ठीक है, ये Q है, ठीक है, ये R है और ये क्या है भाई, ये F है, ठीक, याद रखिए। तो इसमें ये कोण क्या है, A है, और ये देखिए ये अभिलंब है तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये चतुर्भुज, और ये यहाँ पर ये कोण मिल रहा है, देख रहे हैं ये वाला कोण। तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 100 क्या होता है, 80 अंश 360 होता है। चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग क्या, चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है ना। तो देखिए ये 90, ये इतना इतना इतना, इन चारों को जोड़ेंगे तो 360 होना चाहिए, लेकिन ये खुद 90 है, ये खुद 90, 90 180 निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि इस कोण और इस कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश आएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, तथा क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है। फिर से अगर मैं कहूं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज नहीं बल्कि चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज भाई, ये QFR में, ठीक है, चतुर्भुज QFR में क्या आपको पता चल रहा है, उसमें अगर आप देखें तो ये 90 हो गया। मतलब देखिए QFR, ये बड़ा वाला चतुर्भुज, इसमें ये कोण, ठीक है, ये कोण, ठीक है, और ये कोण देख रहे हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक, ये कोण और ये कोण, देखिए ये वाला कोण। तो इस चतुर्भुज में ये टोटल ये 90 डिग्री हो गया, ये टोटल 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 निकल गया। इसका मतलब इसका और इसका योग क्या होगा, 180 अंश होगा कि नहीं। तो वही मैं लिख रहा हूँ, ये कि चतुर्भुज QFR में, ठीक है, डायरेक्ट में लिखूं तो ये कोण A, ठीक है, ये कोण A, ये समझ लीजिए कि कोण है, ठीक है, और प्लस कौन सा कोण भाई, ये वाला कोण QFR, ठीक है, कोण, ठीक है, QFR, ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा भाई, ठीक है, कितना होगा बताइए, 180 अंश होगा। मतलब ये 180 अंश बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर स्मॉल A लिख रहा हूं, समझ गए, ठीक है। ये इस चतुर्भुज में ये 90 निकल गया तो इतना और इतना का योग क्या होगा, ठीक है, 180 अंश होगा, ठीक, स्मॉल A हो गया। अब मैं त्रिभुज एक में ले लेता हूं, जैसे त्रिभुज देखिए इधर, ये त्रिभुज QFR,
त्रिभुज QFR, ये वाला छोटा वाला R1 और R2 के साथ, और ये वाला कोण, ठीक है। त्रिभुज QFR में अगर मैं देखूं, त्रिभुज QFR में अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण कैसे है, ये इसको मैं अगर आपको बनाने का प्रयास करूं तो ऐसे है वो, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे, फिर ये ऐसे है, ठीक है, ये Q है, ये F है, समझ में आया, ठीक है, और ये R है, ये क्या है भाई, ये R2 है, ये वाला कोण R1 है, और ये वाला कोण क्या है, ये QFR है, ठीक है, यही वाला कोण है, यही वाला कोण, यही वाला कोण, समझ में आ गया। तो ये जो त्रिभुज है इतना R1 प्लस R2 प्लस और ये वाला कोण, तीनों का योग कितना हो गया 180। हम जानते हैं कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। तो त्रिभुज QFR में मैं डायरेक्ट लिखूं, क्या लिखूं भाई, कि ये R1 प्लस R2 और प्लस ये वाला कोण, ठीक है, मतलब कोण R1, ठीक है, कोण R2 और प्लस क्या है भाई, कोण, ठीक है, QFR, ठीक है, QFR ये वाला कोण, ये तीनों का योग कितना हो गया 180, क्योंकि भाई ये क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर, मैंने इसको स्मॉल b बना लिया, ऊपर वाले को स्मॉल a और इसको स्मॉल b। इन दोनों को अगर आप देखें, ठीक है, इन दोनों को, तो ये देखिए ये इसका भी राइट साइड 180, इसका भी राइट साइड 180, तो दोनों पक्ष अगर बराबर हैं, इसके दोनों, इस दोनों समीकरण के दायां पक्ष अगर आपस में बराबर है तो बायां पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण a तथा b से आपको पता चल गया, ठीक है, a तथा b से आपको पता चल गया, ठीक है, क्या पता चल गया कि राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगा, मतलब ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण a, मतलब ये a है समझिए, प्लस कितना है कोण QFR, ठीक है, बराबर क्या भाई, ये क्या R1 प्लस R2 प्लस कितना कोण QFR, ठीक है। तो ये कोण QFR से QFR क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a बराबर इधर कितना R1 प्लस ये R2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप 2 बनाइए, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ये a और b है, समझ में आ गया, ठीक, इतना समझ में आ गया। तो ये जो समीकरण है ये बड़ी मेन समीकरण है, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स में कैसे न्यूमेरिकल पूछ देगा, ठीक है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो समीकरण है इसका भी आप क्या करेंगे, ये याद करेंगे, इसका भी हमको उपयोग पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ तक अगर आप चीजें समझ गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, ये तो सामान्य स्थिति है, ये प्रिज्म के अपवर्तन का क्या है भाई, ये सामान्य स्थिति है। अब हम इसी को क्या करेंगे, ठीक है, इसी को, ये जो दोनों समीकरण हमको मिले हुए हैं, ठीक है, ये जो दोनों समीकरण, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये सामान्य स्थिति में प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के ये सामान्य स्थिति में ये जो डेल है, डेल मतलब विचलन कोण किसके बराबर होता है, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ये सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में जो A है प्रिज्म कोण किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के बराबर होता है। सामान्य प्रिज्म के सामान्य अपवर्तन में ये डेल का मान कभी निकालना हो, ये दोनों ये सब पता हो चारों तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। R1 R2 का मान पता है तो A निकाल सकते हैं, ठीक है, सामान्य स्थिति में। लेकिन इन्हीं दोनों समीकरणों को हमको किस स्थिति में लेकर के आना है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में अगर हम इन दोनों समीकरण को लेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तब कितना होगा। तो अब हमको क्या करना है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, ठीक। तो चलिए उसको भी हम क्या कर लेते हैं यहीं से थोड़ी, ठीक है, जगह कम है लेकिन मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं एकदम आसान तरीके से, यहाँ पर मैं लिखूं, ठीक है, अब ठीक है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, की स्थिति में कितना हो जाएगा भाई, स्थिति में। अच्छा ही बताइए अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये होता है कि ये जो I1 है ये I2 के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ, ठीक है, I1 बराबर कितना, यहाँ पर I2, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। और ये I1 और I2 बराबर एक दूसरे के हैं, किसके बराबर है, मान लीजिए I के, किसके बराबर, I के, समझ में आ गया, ठीक। तो I1 और I2 दोनों बराबर हैं, ठीक है, किसके बराबर, I के। तो I1 के जगह पर भी I और I2 के जगह पर भी I हम क्या करेंगे, लिखेंगे, कहीं आवश्यकता पड़ेगा तो, ठीक। तो I1 I2 के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है, R1 किसके बराबर होता है, R2 के, ठीक है, मान लेते हैं ये R1 R2 किसके बराबर है, R के, समझ में आया। और क्या होता है भाई,
इतना चीजें आप समझ गए, ठीक है। और क्या हम लोग को मिलता है, ये जो है ये जो आपका ये जो QR है अपवर्तित किरण BC के समांतर होता है कि नहीं, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, ठीक है, I1 I2 के बराबर, R1 R2 के बराबर, और ये जो डेल है विचलन कोण डेल, वह क्या बन जाता है भाई, ये डेल M बन जाता है, विचलन कोण बन जाता है कि नहीं। तो ये चीजें अगर हम समझ गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कहीं I1 कहीं R1 होगा तो R2 कहीं पर भी R1 होगा या R2 होगा तो वहाँ पर R लिख देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। कहीं I1 और I2 होगा तो वहाँ पर I लिख देंगे क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये सब बराबर हैं। और डेल के जगह पर क्या लिख लेंगे, डेल M लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अब इन दोनों समीकरणों को कन्वर्ट करना है हम लोग को। तो समीकरण नंबर 2 से पहले शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में किसके भाई, समीकरण 2 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है भाई, A बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2 है। तो ये A बराबर कितना हो जाएगा, R1 के जगह पर भी R और R2 के जगह पर भी R लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अब, ठीक है, समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा, ये A बराबर हो जाएगा R प्लस R कितना हो जाएगा 2R, तो R बराबर कितना हो जाएगा A/2, समझ में आ गया, ठीक है। R बराबर हमको क्या मिल गया, A/2, याद रखेंगे R बराबर क्या मिल गया, A/2 मिल गया, समझ में आ गया, ठीक। चलिए इसको समीकरण नंबर मैं 3 बना देता हूं, समीकरण नंबर 3 हो गया। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में R का मान हमको मिल गया, जो कितना होता है A/2। A क्या है, ये प्रिज्म कोण है, समझ में आ गया, ठीक। अब समीकरण नंबर किससे, 1 से। तो यहां पर चलिए लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए एकदम आंसर आ गया, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई, देख लीजिए, ये डेल बराबर, ठीक है, I1 माइनस R1 प्लस कितना, ठीक है, I2 माइनस R2, यही ना है, ठीक। तो मैंने आपसे कहा क्या कि यहाँ पर, ठीक है, ये डेल क्या बन जाएगा, डेल M बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेल M बन जाएगा। डेल क्या हो गया, डेल M बन जाएगा अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में। I1 के जगह पर I हो जाएगा, माइनस R1 के जगह पर R हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, I2 के जगह पर भी I हो जाएगा और माइनस R2 के जगह पर भी R हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डेल M बराबर कितना हो गया, ठीक है, देखिए ये I और ये भी I और I ये प्लस हो जाएगा नहीं, तो ये I और I कितना हो जाएगा, ये 2I सोल्व कर सकते हैं। और ये माइनस R और ये भी माइनस R कितना हो जाएगा, -2R हो जाएगा। मतलब डेल M बराबर 2I माइनस 2R बराबर, तो यहाँ पर ये 2I, ठीक है, 2I और -2, लेकिन R के जगह पर हमको पता चल गया है, R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, A/2। तो यहाँ पर मैंने A/2 इस R के जगह पर लिख लिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डेल M बराबर कितना मिल गया बताइए, डेल M बराबर आपको पता चल गया, ये 2I माइनस कितना हो गया, ये A हो गया, ठीक है, 2I माइनस A हो गया। अगर मैं कहूं कि I का हमको मान निकालना है, इस I का, तो I के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, ठीक है। I के लिए इधर है डेल M, क्या है भाई, डेल M है, ठीक है, डेल M। उधर है ये 2I और -A है, तो -A को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल M प्लस इधर हो जाएगा A और उधर बचेगा 2I, बचेगा कि नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। बोर हो रहे हैं, बोर ना होइए, ठीक है। चलिए देखिए, तो इधर तो डेल M प्लस A बराबर 2I, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट I बराबर ये डेल M प्लस A और अपान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ये। तो ये एक हमको I का मान मिल गया। चलिए इसको समीकरण नंबर में 4 बना लेता हूँ, समीकरण नंबर ये 4 हो गया, समझ में आया। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में R का मान A/2 होता है, ठीक है, और I का मान क्या होता है, डेल M प्लस A/2 होता है, समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए मैंने आपसे पहले ही शुरुआती दौर में कहा कि अगर इसका आपको अपवर्तनांक चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है भाई, वही I और R का मान चाहिए, मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान चाहिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे अब, ठीक है, अब, ठीक है, या अतः लिख लीजिए, अतः, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है, n बराबर कितना होता है, डायरेक्ट बताइए, यहाँ पर ये साइन I और अपान कितना हो जाएगा, ये साइन R। I और R का मान जानते ही हैं, तो ये n बराबर यहाँ पर ये साइन और I का मान बताइए, I की जगह पर क्या लिखेंगे, ठीक है, डेल M प्लस A/2,
समझ रहे होंगे, a/2, ठीक है, और अपान साइन r, साइन और r के जगह पर क्या लिखेंगे भाई, a/2 नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये जो आपको फार्मूला आ रहा है ये आ गया है, यही आपका क्या है, मेन फार्मूला है, ठीक है, समझ रहे हैं, यही आपका क्या है, मेन फार्मूला है। मतलब कि ये जो यन है, यन क्या है, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक है, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, यन बराबर, ठीक है, यन किसके बराबर होता है, साइन डेल m प्लस a/2 और अपान साइन a/2 होता है, ठीक है। यही आपका क्या है भाई, मेन आंसर है, कोई डाउट, ठीक है। तो आपको अगर आप देखें कि भाई इस फार्मूले में क्या क्या है, ठीक है, यन है, ठीक है, डेल m है और a है कि नहीं, तीन चीजें हैं, यन है, ठीक है, यन डेल m और क्या है भाई, a है, तीन चीजें हैं, तीन चीजों से ये मिल करके बना हुआ है। इन तीनों में से, ठीक है, आपको कोई भी दो दे दे, मतलब कुछ नहीं, अगर डेल m दे दे, डेल m का मतलब अल्पतम विचलन कोण दे दे, और a दे दे, प्रिज्म कोण दे दे, तो आप उस प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। अच्छा, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, ठीक है, आप देखिए आई जो है, ये आई I1 और I2 के बराबर वाला है, ये I क्या है, I1 और I2 के बराबर वाला है अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में। आपको मैं बता दिया कि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये जो I है वही कौन सी I है, ठीक है, जो कि आपतन कोण होती है, जो कि निर्गमन कोण होती है, ठीक है, वही वाली I है। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अगर आपसे कहे कि आपतन कोण निकालिए या निर्गमन कोण निकालिए, इसका मतलब I का मान निकालिए। I का मान का मतलब कि डेल m और आपको दे दे, तो फिर आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आपको प्रथम अपवर्तन कोण, द्वितीय अपवर्तन कोण निकालने के लिए इस कहे तो इसका मतलब R आपको निकालना है, मतलब कि अल्पतम विचलन कोण की ही स्थिति में, ठीक है, अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण प्रथम हो या द्वितीय, वो a/2 के बराबर होता है। सामान्य अपवर्तन में नहीं होता है, सामान्य अपवर्तन नहीं कि सामान्य अपवर्तन हो रहा है तो ये R का मान निकालेंगे a/2 आएगा, या R2 का मान निकालेंगे a/2 आएगा, ऐसा नहीं है। ये a/2 कब होता है R के बराबर, जब अल्पतम विचलन कोण की स्थिति होती है तब। I बराबर डेल m प्लस a/2 कब आता है, जब अल्पतम विचलन कोण की स्थिति होती है तब ये सब आते हैं। समझ में आ गया, ठीक। लेकिन अल्पतम विचलन कोण की स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति है, तब आपको ये डेल बराबर I1 माइनस R1 प्लस ये I2 माइनस R2 इसका उपयोग कर सकते हैं, और a बराबर R1 प्लस R2 का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सामान्य स्थिति में आप करेंगे। समझ में आ गया, ठीक। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मैं आपको बताया हूं, ठीक है, ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। लेकिन किसके लिए भाई, ठीक है, तो ये सामान्य प्रिज्म के लिए है, ठीक है। वैसे तो ये सभी प्रिज्म के लिए कहिए, लेकिन अगर हमसे ये कह दे कि नहीं भाई ये जो प्रिज्म है बहुत पतला प्रिज्म है, पतला प्रिज्म किसे कहते हैं, जिसका जो प्रिज्म कोण है, यह प्रिज्म कोण, ये प्रिज्म कोण कितना हो, 5 डिग्री हो, या 5 डिग्री से भी क्या हो भाई, वो कम हो, तो फिर ठीक है, तब उस प्रिज्म को हम कहते हैं पतला प्रिज्म। तो पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन क्या, कुछ नहीं, एकदम अपने आप एकदम आंसर आ जाता है, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं अभी उसको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है, ठीक। तो नोट करिए फटाफट। चलिए अब देखते हैं ये पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए क्या सूत्र आ जाएगा। एकदम आसान है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा सा हेडिंग लिख दूं, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दूं भाई, पतले प्रिज्म के लिए, पतले, ठीक है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म के लिए देखिए, ठीक है, पतला प्रिज्म क्या होता है, ठीक। अगर आप ले तो पतला प्रिज्म क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है, वह प्रिज्म जिसका ये प्रिज्म कोण क्या हो, छोटा हो या बराबर हो, किसके लगभग, 5 डिग्री के, तो वो क्या होता है भाई, ये पतला प्रिज्म होता है, ठीक। तो अगर पतला प्रिज्म है, कुछ नहीं, एकदम पतला प्रिज्म का क्या मतलब कि ये जो है वो बहुत कम है। जब प्रिज्म कोण बहुत कम है, ठीक है, ये a बहुत कम है, a, तो a का आधा, देखिए a का आधा, ठीक है। अगर मैं यहां पर कहूं, देखिए सामान्य अपवर्तन में,
ठीक है। सामान्य प्रिज्म में ये बताइए कि ये जो आई है, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में जो आई का मान निकाले हुए हैं हम यहाँ पर सामान्य प्रिज्म के लिए, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आई बराबर कितना निकाले हैं, डेल एम प्लस ए बाई टू, समझ रहे हैं। और आर बराबर क्या निकाले हुए हैं, ठीक है, कितना निकाले हुए हैं, ए बाई टू निकाले हुए हैं, ठीक। तो देखिए ये सामान्य प्रिज्म के लिए है, ठीक है, सामान्य प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आई और आर का ये मान है। लेकिन ठीक है, अगर ये पतले प्रिज्म के लिए देखा जाए तो ए बहुत छोटा है। जब ये ए बहुत छोटा होगा ना तो विचलन कोण भी जो है वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो विचलन कोण भी बहुत छोटा हुआ तो ये और ये बहुत छोटा हुआ और उसमें जोड़ करके 2 से भाग, तो ये 2 से भाग भी दे देंगे और भी छोटा हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये कोण, ठीक है, यह कोण क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। और ये जो आर दिख रहा है, ये ए बहुत छोटा है, उसमें भाग 2 दिए तो भाई ये आर भी क्या हो जाएगा, ये बड़ी छोटा हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो समझ रहे हैं कि भाई ये पतले प्रिज्म के लिए ये जो कोण आपको दिख रहा है, जो आई है, यह बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, समझ में आया। और ये भी क्या हो जाएगा, ये बहुत क्या हो जाएगा भाई, ये छोटा हो जाएगा, नहीं समझ में आया, ठीक है। समझ रहे हैं, ये छोटा समझ में आया, ये बहुत छोटा हो गया। तो जब ये दोनों कोण बहुत छोटे हो गए, ठीक है, अतः आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऐसे में न लिख करके अगर ऐसे में लिखूं, क्या लिखूंगी भाई, चूंकि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पतले, ठीक है, प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या भाई, वो जो है, ठीक है, ये जो डेल एम प्लस ए बाई ये जो 2 है, ठीक है, और कौन भाई, ठीक है, तथा ये ए बाई जो ये 2 है, ए बाई 2, ठीक है, यह बहुत छोटे कोण होंगे, ठीक है, बहुत छोटे कोण, ठीक है, होंगे, ठीक है। तो जब ये बहुत छोटे कोण हैं, अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये साइन, ठीक है, डेल एम प्लस ए बाई 2, ठीक है, इसका मान, और यहाँ पर ये जो साइन ए बाई 2 है इसका मान, ठीक है। तो ये कोण बड़ी छोटे हैं, तो बहुत छोटे कोण का यदि आप साइन लेंगे रेडियन में, ठीक है, मतलब बहुत छोटे कोण का साइन अगर ले लेंगे तो उसका मान खुद किसके बराबर होता है, ठीक है, वो खुद उस कोण के बराबर होता है। मतलब साइन इतने कोण का मान आप क्या लिख सकते हैं, लगभग ये डेल एम प्लस ए बाई 2, मतलब खुद उस कोण के बराबर लिख सकते हैं। और उसी प्रकार ये भी, अगर ये ए बाई 2 बहुत छोटा है तो उसका साइन भी लेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा, ए बाई 2 के बराबर आएगा, समझ रहे हैं। तो हमारा मतलब ये है कि साइन, ठीक है, डेल एम प्लस ए बाई 2 के जगह पर केवल डेल एम प्लस ए बाई 2 लिखेंगे, साइन ए बाई 2 के जगह पर केवल ए बाई 2 लिखेंगे, कब, पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है। अतः, ठीक है, अतः प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से, यहाँ पर अतः, ठीक है, ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से, अपवर्तनांक के सूत्र से, ठीक है, सूत्र से, ये भाई प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर कितना होता है, ठीक है, वही यहाँ पर ये साइन डेल एम प्लस ए बाई ये 2, ठीक है, और अपान कितना हो गया भाई, ये साइन ये ए बाई 2 हो गया, है कि नहीं, ठीक। तो ये बताइए कि अगर पतले प्रिज्म के लिए देखा जाए, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए, तो ये साइन इस पूरे के जगह पर कितना हो जाएगा, केवल ये कोण होगा, इस पूरे के जगह पर कितना हो जाएगा, केवल वो लिखेंगे, है कि नहीं भाई, समझ में आया। तो मैं इसको फटाफट मिटाया, ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से पतले प्रिज्म के लिए, पतले, ठीक है, प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए आप क्या लिख सकेंगे, ठीक है, n बराबर डायरेक्ट, ठीक है, n बराबर इस पूरे के जगह पर केवल इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ठीक है, ये डेल एम प्लस ए बाई 2, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, केवल ए बाई 2 लिखेंगे, ठीक है, साइन हट जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n बराबर उधर क्या बचा, ये डेल एम प्लस ए, और अपान कितना है भाई, ये ए हो जाएगा, ए इधर आकर के गुणा हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, उधर डेल एम प्लस ए हो जाएगा, है कि नहीं भाई। ए अब इधर आ जाएगा तो ये एन ए माइनस ए, और उधर क्या बचेगा, डेल एम बचेगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको आप सोल्व
करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल एम बराबर, बस ए को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर डेल एम बराबर कितना आ जाएगा, n-1 इंटू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, है कि नहीं भाई। यही जो आपका ये सूत्र है यह पतले प्रिज्म के लिए है। क्या है भाई, ये पतले प्रिज्म के लिए है। समझ में आ गया। तो पतले प्रिज्म के लिए अगर आपसे बोल दे, कुछ नहीं बोलेगा ही नहीं, वो खुद दे देगा 2 4 5 3 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री कुछ दे देगा, ठीक है, कि उसका प्रिज्म कोण इतना है। तो भाई उसके लिए डेल एम और यन ए के बीच में कोई भी पूछ ले, यन पूछ ले, ए पूछ ले, डेल एम पूछ ले, तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें भी 3 चीजें हैं, डेल एम है, यन है और ये है। समझ में आ गया। ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए आप इसका उपयोग करें अगर इसमें से कुछ पूछ रहा है तो, ठीक है। सामान्य प्रिज्म के लिए इसका उपयोग करें अगर इसमें से कुछ पूछ रहा है तो, मुख्य रूप से यन के रूप में, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसका उपयोग हम लोग मुख्य रूप से, देखिए ये किसका सूत्र है, डेल एम बराबर n-1 इंटू ये है, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये डेल एम इससे निकलता है बड़ी आसानी से। तो हम इस फार्मूले से मुख्य रूप से कोई भी प्रिज्म हो उससे हम ये विचलन कोण को निकालने में बड़ी आसानी रहती है हम लोग के लिए। तो हम कोई भी प्रिज्म होगा उससे हम विचलन कोण को लगभग निकाल सकते हैं, वो लगभग बराबर ही आएगा, ठीक है, भले ये पतले प्रिज्म के लिए है। तो ये जो डेल एम है, डेल एम का क्या मतलब, विचलन कोण, ठीक है। कुछ नहीं, देखिए यहां पर n है और ये है, यहां पर और कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। तो विचलन कोण कितना है, ठीक है, कौन सी किरण कितनी विचलित हुई है उसको हम इस फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, ये इसका उपयोग भी हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कुल मिला जुला करके आपको बस सिंपली ये समझ लेना है कि अगर यन निकालना है, ठीक है, सामान्य प्रिज्म के लिए ये और पतले प्रिज्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशंस जो भी हैं, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें आप जरूर बताइए, ठीक है। बस मैं बोलता ही हूँ और हमको पता ये चलता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि कोई कमेंट में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा बताइए हमको कि भाई मेरे वीडियो कैसे जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा है या कुछ उसमें कमियां हैं तो उस कमियों को हम दूर करेंगे। वैसे जितना मुझे कुछ आता है, जितना मैं फिजिक्स जानता हूं उस हिसाब से मैं अपने तरीके से बताने का प्रयास करता हूं कि मैं आपके इस टॉपिक्स के जो भी कंफ्यूजन्स है वो ना हो, ठीक है, अपने तरीके से कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास मैं करता हूं, ठीक है, कि मैं इस टॉपिक्स को अच्छे से समझा सकूं। लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां आपको दिख रही हैं कि मैं ऐसे करता ऐसे करता या आवाज़ कैसी है, ऐसी है वैसी है, तो आप हमें थोड़ा सा बताइए, ठीक है, या कुछ भी अच्छाई हो या कुछ भी तो आप बताते हैं तो भाई अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, ठीक है। अगर कुछ कमियां होगी तो हम उसको इम्प्रूव भी करेंगे, मतलब कि उस कमियों को दूर करेंगे, ठीक है, और अच्छाई होगी तो उस अच्छाई को और भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ लड़के करते हैं, ठीक है, कैसा भी हो, ऐसा नहीं बस लाइक कर दिया या नहीं भी लाइक किया चुपचाप देख लिया, थोड़ा लाइक को सच में कमेंट करिए, ठीक है, तो अच्छा लगता है मुझे, ठीक, देख करके। मैं भी देखता हूँ, सबका लगभग देखता हूँ, मेरे पास टाइम भी है। फिलहाल इस समय आप समझ ही रहे हैं कि ये कोरोना काल चल रहा है, सब लोग घर ही पर हैं और थोड़ा बहुत मन खुश तो नहीं है, खुश ही नहीं है चारों ओर, जहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा ये इधर थोड़ा सा मरने उरने का खबर बहुत आ रहा है। लेकिन सब लोग इस समय घर पर हैं, आप भी घर पर हैं, टाइम हो। वैसे ही ऐसा सिचुएशंस भी है कि पूर्ण रूप से पढ़ने का भी मन नहीं करता है। जहाँ देखिए वहाँ पर लोग थोड़े से ये ऐसे पता चल रहा है कि वहाँ पर कोई मर गए कोरोना से या उनको कोरोना हो गया, इधर उधर जाना भी नहीं है, तो थोड़ा सा मन पूर्ण रूप से एकदम नहीं होता है कि एक पढ़ने का सिचुएशंस होता है, तो वो सिचुएशन ही नहीं है। घर पर हैं आप, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ पढ़ तो लीजिए, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लासेस भी आपका शुरू हो गया है स्कूल्स में, तो अब थोड़ा सब लोग लगभग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप भी पढ़िए। खैर पहले तो कुछ समय पहले 2-4-10 दिन पहले तो कोरोना का बहुत ज़्यादा स्कोप था, लेकिन इस समय कुछ अब कम हो रहा है, ठीक है। अब कुछ मृत्यु दर न्यूज़ पर भी इधर देखने के लिए मिल रहा है कि भाई कम मिल रहा है, तो सही भी है। प्रकृति अब क्या कर रही है अब कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुल मिला जुला करके आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, घर पर पढ़िए लिखिए, बाहर वहर न जाइए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग, ठीक, ये इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें, थैंक यू।